हेलो फ्रेंड्स, अपोलो सीएसई स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा रेखा या समुद्री सीमा हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा को पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी और अपोलो सीएसई स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये जो है हमारी तीसरी क्लास है और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों पड़ोसी जो है समुद्री सीमा पढ़ने वाले हैं। मुझे आशा है अगर आपने ये क्लास बेहतर देखी, तो अगर आपने अच्छे से देखी और आपने पूरे एकाग्रता के साथ आपने मेरी क्लास देखी तो आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगेगी। और ये जो टॉपिक हमारा है भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा, एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है और इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और इस टॉपिक के अंतर्गत यानी इस टॉपिक को एक बारीकी के साथ एक सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों को आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस क्लास का जो है आप इसको देखिए, बेहतर समझिए। भारत के तटीय राज्य की बात की जाती है तो सबसे पहले हम भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अपने प्यारे भारत के बारे में। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जो हमारा भारत है तो इसको एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारा भारत जो है एक विशाल जो है देश है और उस विशाल देश होने के कारण हमारे इस देश को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। एक बड़ा महाद्वीप, इसे उप महाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। आप सभी को पता है कि हमारा भारत कैसे बना, किस कंडीशंस में बना और इसके किन दो प्लेटों के जो है कैसे क्या हुआ, इसको थोड़ा हम डीप थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं। इसको अल्फ्रेड वेगनर महोदय के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसको हम उससे समझते हैं, उससे हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं कि क्या हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कहा कि हमारी जो पृथ्वी थी, पूरी जो पृथ्वी थी, जो आज 7 महाद्वीपों में विभक्त है, ये पहले 7 महाद्वीपों में बटी हुई नहीं थी। ये सारे जो महाद्वीप थे ये आपस में जुड़े हुए थे। दीज आर कनेक्टिंग फॉर ईच अदर, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और वो जो पूरे जो महाद्वीप जुड़े हुए थे और उनको कहा गया था पेंजिया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारी जो पृथ्वी थी और उस पृथ्वी पर जो एक प्रकार का जो जो महाद्वीप आज बिखरे हुए हैं, ये सब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और जिसका अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने नाम दिया था पेंजिया का। उन्होंने क्या नाम दिया था? पेंजिया। उन्होंने कहा कि पेंजिया जो थी तो वो एक बीच में एक भूखंड था और उसके जो आसपास यानी उसके अगल बगल एक प्रकार का एक जल क्षेत्र था, एक विशाल और विशाल सागर था जिसका नाम था, उस विशाल सागर का नाम था फ्रेंड्स पेंथालासा। पेंथालासा। आज भी हमें ये विशाल सागरीय क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्त। आज आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रशांत महासागर स्पेसिफिक जो ओशियन है वो इसी पेंथालासा का बचा हुआ भाग है। इतना विशाल सागर था पेंथालासा। अल्फ्रेड महोदय ने कहा कि ध्रुवीय खिंचाव के कारण पेंजिया का 2 भागों में विखंडन हुआ और 2 भागों में जब विखंडन इसका हुआ तो इसके जो 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इसका उत्तर की ओर गतिमान होने लगा और एक हिस्सा नीचे की ओर गतिमान हुआ। उन्होंने बताया कि बीच में एक सागर बना जिसका नाम था तेथिस सागर, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर की ओर गतिमान हुआ उसे कहा हमने अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो हिस्सा नीचे की ओर गतिमान हुआ उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। बेसिकली हमारा जो भारत है जो आज अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो कभी ये जो ये हिस्सा था वो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था। यानी जो हमारा भारत था तो वो किसका हिस्सा था? वर्तमान में उसे होना चाहिए था अंगारा लैंड, यानी क्योंकि जो अंगारा लैंड था ये उत्तर की ओर मूव हुआ था तो इसी के लिए हमारा भारत होना चाहिए था उत्तर, लेकिन नहीं, हमारा भारत की जो भारतीय जो था वो जो प्रायद्वीप था तो वह भाग है किसका? गोंडवाना का। भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप।
तो इस तरीके से नीचे ये जो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था, इस तरीके से एक हिस्सा था और फिर ये टूटा था, फिर ये गोंडवाना लैंड से टूटा, क्रिटेशियस काल में टूटा था और फिर ये मूव होते हुए जाकर टकराया था, यानी लॉरेंशिया के यूरेशियन प्लेट से टकराया था और फिर उसी से जुड़ गया था। ये मूव होता हुआ यानी नीचे से ये ऊपर गया था। तो इस तरीके से हमारा ऊपर टक गया और उसकी टक्कर से ही उत्पत्ति हुई थी महान हिमालय की, और उसमें अलग अलग समय के काल में हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बने थे। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान बना था। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें होती गई। तो इस तरीके से हमारा जो ये था, इसको हम प्रायद्वीप की संज्ञा इसके लिए देते हैं दोस्त, क्योंकि क्या होता है कि वह भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि भारत जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पहला अरब सागर, नीचे की ओर दक्षिण की तरफ नीचे की ओर जो है दक्षिण हिंद महासागर, और इसके पूर्व की ओर जो है बंगाल की खाड़ी। तो 3 ओर से घिरा होने के कारण जो है भारत को संज्ञा दी जाती है प्रायद्वीप की। द्वीप की संज्ञा क्यों, द्वीप किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, एक होता है प्रायद्वीप, दूसरा होता है द्वीप। एक होता है पेनिनसुलर और दूसरा होता है आइलैंड्स। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, पेनिनसुलर, और जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे कहा जाता है द्वीप। जिस तरीके से मान लीजिए प्रायद्वीप की बात की जाए तो एक प्रकार का कोई जल क्षेत्र है ये, तो इधर से जल से घिरा हुआ है, इधर से जल से घिरा हुआ है और इधर से जल से घिरा हुआ है, जैसे कि हमारा भारत। तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। द्वीप कैसे हो गया? जो चारों ओर से जल से, मान लीजिए कोई भूखंड है और इसके चारों ओर जल भरा हो, तो इस प्रकार की संरचना को कहा जाता है द्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने भारत की ओर। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के तटीय राज्य की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले एक भारत का एक सुंदर सा मैप बना लेते हैं हम। इस तरीके से एक भारत का एक रफली मैप हम बना लेते हैं और उसी के हिसाब से हम समझते हैं। भारत के तटीय राज्य की बात की जाए तो थोड़ा मैपिंग हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, मैपिंग, और मैपिंग से ही हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो थोड़ा मैपिंग से हम समझते हैं चीज़ें। एक एक स्टेट को हम यहाँ प्लॉट करते जाते हैं। तटीय राज्य की बात करते हैं तो भारत के 9 राज्य भारत से तटीय सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। 9 राज्य। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य। यहाँ पर हम मैपिंग से समझेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं जो भारत के साथ अपनी तटीय जो है समुद्र के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। इसमें से पहला है आपका इसमें गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, और 8वां है उड़ीसा, और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो ये 9 स्टेट हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने स्टेट? 9 स्टेट। ये प्रश्न पूछेगा। अब इसमें आपके प्रश्न निकलने स्टार्ट होगी, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ
समुद्र के साथ, या इसको ये ले सकते हैं तटीय सीमा, 9 भारत के 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको देख सकते हो। 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हैं। और इनकी जो लंबाई है, इन जो तटीय क्षेत्रों की जो लंबाई है, यानी यहाँ से बात की जाए, यहाँ तक, यहाँ से बात की जाए अगर लगा करके यहाँ तक के, अगर इनकी लंबाई की बात की जाए कि भाई समुद्री इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको 2 रूपों में हम देखेंगे। इसको समझने का प्रयास करिए आप। क्या होता है, अगर आपसे भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई यहाँ हम लिख देते हैं, भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर जलीय सीमा की बात कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की तटीय सीमा की लंबाई, अब तटीय सीमा में क्या होता है कि भारत के जो पूर्व और पश्चिम में स्थित 2 विशाल आइलैंड्स हैं, जो द्वीपों के एक समूह हैं, तो उनके को भी जोड़ा जाता है, तब इसकी जो लंबाई हो जाती है वो 6100 किलोमीटर नहीं रहती है, तो वो बढ़ जाती है। तब कितनी हो जाती है? तो वो हो जाती है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको 2 चीज़ें हैं, फ़र्क करना है आपको। जलीय सीमा में हम द्वीपों को नहीं जोड़ते हैं और तटीय सीमा में हम द्वीपों को जोड़ते हैं। आपको पता है कि भारत के पश्चिमी तट पर, इस हिस्से पर हमें द्वीप देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हमें छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं। एक 36 द्वीपों का समूह है जिसे कहा जाता है, हमने लक्षद्वीप कहा है। क्या कहा है हमने? लक्षद्वीप। और इधर कुछ छोटे छोटे द्वीप हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं हम अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर और इसकी है कवरत्ती। लक्षद्वीप में क्या है? कवरत्ती। कवरत्ती इसकी क्या है? तो इन तरीके से इनको जोड़ करके, जो आइलैंड्स को भी जोड़ करके, इसकी जो टोटल जो इसकी कोस्टल प्लेन की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 7516। अब इसमें एक प्रश्न हम सोचेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रश्नों को इसमें आयोग हमसे पूछ सकता है, उसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, इसमें बात करते हैं कि ये इन 9 राज्यों में तो कुछ ऐसे राज्य ऐसे भी हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा तो साझा ही करते हैं, साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, ये भी हमें देखना है। तो हम इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक पहला है गुजरात, पहला गुजरात और दूसरा है पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। ये क्या करते हैं? देखिए, इसमें जो गुजरात है ये समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, अरब सागर के साथ बेसिकली सीमा साझा कर रहा है, सभी को पता है। लेकिन अरब सागर के सीमा करने के साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, यानी एक देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, जो देश है वो पाकिस्तान। तो गुजरात किससे कर रहा है? जो है तटीय सीमा साझा कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किससे कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। और जो पश्चिम बंगाल है वो भी क्या कर रहा है? तटीय सीमा साझा कर रहा है, समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा कर ही रहा है, साथ ही साथ वो सीमा साझा कर रहा है एक देश यहाँ पर स्थित है, एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश।
बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो क्या कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। वो बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा हम, और इन स्टेटों के, कि जो स्टेट हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इसमें कई सारे जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं। मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र है, यहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है, लोग मछली उत्पादन यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर कई सारे इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पर सुनामी, चक्रवात की घटनाएं होती रहती हैं, और जिससे क्या होता है, बहुत मात्रा में जो होता है, तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। थोड़ा हम और इसमें देख लेते हैं। एक पॉइंट इससे और भी बन सकता है कि इन जो है 9 राज्यों में वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो तटीय सीमा सबसे लंबी है, और वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है। इसको भी हम देख लेते हैं। क्या होता है कि इसमें एक राज्य जो गुजरात है, गुजरात, तो इसकी जो तटीय सीमा है वो बहुत लंबी है। बहुत लंबी तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसकी जो तटीय सीमा है वो बहुत लंबी है। इसकी जो तटीय सीमा है वो 1214 किलोमीटर लंबी है, और सबसे लंबी सीमा, तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, एक पॉइंट लिख देते हैं, सबसे लंबी तटरेखा या तटीय सीमा रखने वाला राज्य, तटीय सीमा, तटीय सीमा गुजरात के पास है, गुजरात के पास है। कितनी है? 1214 किलोमीटर। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया गुजरात का। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे कम किसके पास है? भाई सबसे ज़्यादा अगर पास है गुजरात के, तो सबसे कम किसके पास है? ये भी एक प्रश्न है कि भाई सबसे कम किसके पास है। तो सबसे कम जो तटीय रेखा है वो है गोवा के पास है। सबसे कम तटीय सीमा गोवा के पास है। जो सबसे कम तटीय सीमा किसके पास है? गोवा के पास है। तो इसको थोड़ा हम और इसमें समझ लेते हैं। देखिए, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें 572 द्वीपों का एक समूह है, और काफ़ी विशाल ये द्वीप समूह है, यहाँ पर है ये। थोड़ा हम और एक समझ लेते हैं। भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रिज जैसी संरचना देखने को मिलती है भारत के ये पश्चिमी जो तट पर, पूर्वी तट पर, भारत का ये पूर्वी तट है। इस पर हमें एक संरचना देखने को मिलती है, और इसका हमने नाम दिया है, इसको हमने कहा है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, और उसी के पंबन ब्रिज के ही यहाँ से इस स्थिति पर एक द्वीप हमें देखने को मिलेगा, और इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप, और यही से स्टार्ट हो जाता है हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये प्यारा क्या है हमारा? ये है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जब कहीं पर जिक्र होता है तो हमें अनायास ही रामायण की झलक हमारे सामने छप जाती है, और हम रामायण के बारे में कल्पना कर ले रखते हैं। तो इसको थोड़ा जान लेते हैं इसमें हम। देखिए, जो भारत का ये जो रामेश्वरम द्वीप है, ये पड़ता है बेसिकली भारत में। तो भारत ये रामेश्वरम द्वीप के कोने पर, जहाँ पर यहाँ पर
यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है धनुषकोडी, द धनुषकोटी जिसे कहा जाता है, धनुषकोडी, उसे कोड़ी या कोटी दोनों कहा जाता है, धनुषकोडी। ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहीं पर श्रीलंका में एक स्थान है जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसका नाम है तिलई मन्नार, तिलई मन्नार। तो यहाँ पर तिलई मन्नार और धनुषकोडी के मध्य में एक पत्थरों की संरचना है और जिसका नाम है राम सेतु। क्या नाम है उसका? यहाँ पर हमें एक छोटे छोटे पत्थरों की संरचना देखने को मिलेगी, एक उथला छिछला एक क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा जिसे कहा गया है राम सेतु। ऐसा कहा जाता है या ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब रावण के द्वारा जब सीता जी का अपहरण हुआ था तो उसको जो है जब राम जी जब ढूंढते हुए गए थे तब बीच में जो सागर पड़ा था तो वहाँ पर वानरों के द्वारा इन्होंने क्या किया था, उस पुल की रचना की थी जिसे राम सेतु कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पुल को बनाने में उस पत्थर के ऊपर राम लिख दिया जाता था और वो पत्थर पानी में डूबता नहीं था, वो सतह पे ही रहता था। तो वो पुल बनाया गया था वानरों के द्वारा और भगवान श्री राम ने उसको बनाया था और उसी पुल पर चढ़ करके जो है ये गए और वहाँ पर जो है रावण का वध किया और श्रीलंका को का जो है विभीषण को श्रीलंका का राजा बना करके ये वापस लौट आए उसी पुल के सहारे। तो इससे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था राम सेतु। इसे कहा गया राम सेतु, राम सेतु। इसे एडम ब्रिज भी कहा गया, एडम ब्रिज, या इसे आदम का पुल भी कहा गया, एडम ब्रिज भी कहा गया इसे। तो इसी राम सेतु पर एक हमें पतली जो है एक जलसंधि देखने को मिलेगी। जलसंधि का मतलब क्या होता है? जिसे हम अंग्रेजी में वाटर स्ट्रेट कहते हैं। एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को मिलाता है। अमूमन इसे मान लीजिए एक कोई ये बड़ा विशाल जलीय क्षेत्र है और ये कोई एक विशाल जलीय क्षेत्र है, तो ये जो सकरा जो जलीय क्षेत्र होता है, एक छोटा हल्का सकरा, यही कहलाता है जलसंधि, वाटर स्ट्रेट इसे कहा जाता है। तो एक प्रकार की यहाँ जलसंधि हमें देखने को मिलेगी जिसे कहा गया है पाक की जलसंधि। क्या कहते हैं इसे? पाक की जलसंधि, पाक की जलसंधि से कहेंगे। और नीचे हमें यहाँ पर एक खाड़ी देखने को मिलेगी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इस तरीके से यहाँ पर हमें एक खाड़ी देखने को मिलेगी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। रामेश्वरम द्वीप का बड़ा विशेष महत्व है, ऐतिहासिक महत्व भी है, कई सारा इसका महत्व है। और जो है इसी के सहारे लोग यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं और काफ़ी सारा महत्वपूर्ण है ये, इसको जो है चीज़ें हमें जो यहाँ पर आपको बताइए। थोड़ा और चीज़ें हम जान लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर और होती हैं। यहाँ पर हमें जो है ये लक्षद्वीप हमें देखने को मिला और उसके बाद नीचे मिनिकॉय है, उसके बाद फिर नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है मालदीव पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा हम और इसके बारे में समझ लेते हैं, भारत के इस प्रायद्वीप के बारे में। देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा हम। बात करते हैं थोड़ा इसके इधर के इस हिस्से पे। तो यहाँ पर हमें दो तट देखने को मिलते हैं, तट और घाट। समझिए पहले। अब घाट क्या होता है? देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी, इस प्रकार की, इस तरीके से। और कुछ श्रेणियां हमें इधर असतत अवस्था में देखने को मिलेंगी। ये असतत अवस्था में मतलब कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नदी ने इनको काट दिया है। तो एक प्रकार से यहाँ पर एक घाट बन गया है और इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है।
और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है, और इस पर्वत श्रेणी को कहा एक पूरी प्रकार की, जिसे कहा जाता है सह्याद्री पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं इसे? सह्याद्री पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी इसे कह सकते हैं। सह्याद्री, इसकी टोटल जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी, और इसी पर हमें घाट है जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट देखने को मिलता है। थाल घाट, यहाँ पर हमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये सब तीनों घाट हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इन्हीं के यहाँ पर इनके बीच में एक प्रकार का सकरा जो क्षेत्र है, एक प्रकार का तटीय मैदान जैसी क्षेत्र मिलेगा। एक प्रकार का तटीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, उसे ही कहा जाता है, ये घाट था आपका पश्चिमी घाट, और ये जो क्षेत्र था ये कहलाता है आपका पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, ठीक है। अब पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट ये दोनों अलग अलग हैं, आप इसको अलग एक ही नहीं समझना है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पश्चिमी ये घाट हो गया और ये तट हो गया। घाट मतलब ये जो पर्वतमाला है, पर्वत जो श्रेणी है, तो वो जो पर्वत श्रेणी है तो वो कहलाती है घाट, और उसी के पर्वत श्रेणी के नीचे यानी जो कोस्टल प्लेन जो ये दिख रहा है आपको, इसी के बारे में एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र है जिसे कहा जाता है पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट है आपका। उसी के बाद जो है यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है, ये पर्वत श्रेणी, और इस पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी। महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, और इसी को कहा गया है पूर्वी घाट। क्या कहते हैं इसे? पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, इसकी टोटल जो इसकी लंबाई है वो 1050 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसी तरीके से जिस तरीके से इसको भी जो है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट के नाम से इसको जाना गया है, और इसी तरीके से यहाँ भी एक कोरोमंडल तट, उत्कल तट, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है हमें एक प्रकार की जो है एक मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, और इस मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है, इसमें कहा जाता है पूर्वी तट। पूर्वी तट, इसे हम पूर्वी तट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको आज की इसमें बताया है। इसमें क्या होता है कि ये जो पश्चिमी, जो पूरा जो इसका पश्चिमी हिस्सा था और जो इसका पूर्वी हिस्सा था, तो यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्से में जो इसके बात की जाए, यहाँ पर पश्चिमी हिस्से में कितने स्टेट आते हैं, तो पश्चिमी हिस्से में आप देख सकते हो जो पश्चिमी वाला हिस्सा था, इसमें स्टेट आते हैं आपका इस तरीके से: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। ये यहाँ पर ये पूरा पढ़ते हैं इतने स्टेट। तो इन स्टेटों में क्या होता है, ट्रेडिंग से रिलेटिव बहुत सारा काम होता है, ट्रेडिंग ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जब प्राचीन काल में जब व्यापार होता था यूरोपियों के द्वारा, तो यूरोपीय लोग इन्हीं स्टेट्स से कम्युनिकेट करते थे। इस तरीके से जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो उसने क्या किया था, उसने कम्युनिकेट किया था केरल के एक राजा थे जमोरिन, उनसे कम्युनिकेट किया था, और उन्हीं से जो है फिर वो धीरे धीरे यहाँ रुका और उसने मसालों का कारोबार स्टार्ट किया। उसने यहाँ से मसाले ख़रीदे और मसाले लेकर वो यूरोप गया, और यूरोप में उसने उन मसालों से बहुत पैसा कमाया, अथाह पैसा कमाया, और उस पैसे से जो है उसने फिर लालायित किया जो और सारे लोग थे जो यूरोप के थे, तो वो यहाँ पर आने लगे। हम यहाँ देखते हैं कि इसी तरीके से जो पश्चिमी जो तट है इसका, पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट पर जो स्टेट है जिस तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तो यहाँ पर हमें कई प्रकार के या बड़े बड़े पत्तन देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर हमें पोर्ट देखने को मिलेंगे।
इस तरीके से, जिसमें मुंबई नंबर 1 पे है। मुंबई जो शहर है उसमें कई सारे पत्तन देखने को मिलेंगे, जो विदेशों से जो कच्चा माल आता है, जो यहाँ पर चीज़ें या यहाँ से जो बाहर जाती हैं, तो वो यहीं से होती हैं। किससे? इन स्टेट पर कई सारे जो है यहाँ पर हमें पत्तन देखने को मिलेंगे। वही सब चीज़ें हमें यहीं पर पूर्वी तट पे भी देखने को मिलती हैं, कई सारे यहाँ पर भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पश्चिमी तट जो है, तो पश्चिमी घाट के अपेक्षा जो पूर्वी घाट है, ये असतत अवस्था में, इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो असतत अवस्था में है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी इनको नदियों द्वारा काट दिया गया है। यहाँ पर सुनामी के द्वारा कई सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सुनामी आती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं यहाँ पर। सुनामी चक्रवात से जो यहाँ का जो जीवन होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से भारत के तटीय राज्य और समुद्री सीमा मैंने आपको बता दी थी कि समुद्री सीमा और इसके जो कोस्टल एरियाज़ थे, वो सब सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम भारत की स्थलीय तटीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा और पड़ोसी देश जानेंगे। आज की क्लास हमारी सिर्फ जो है तो भारत के तटीय राज्य एवं पड़ोसी सीमा, हमने इस क्लास में बेहतर बताने का प्रयास किया, आपको एक एक चीज़ें बेहतर समझाने का प्रयास किया है। जो भी चीज़ें रह गई होंगी उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिसको हम बता सकते थे, लेकिन वो चीज़ें मुझे ज़रूरी नहीं लगी। मैंने वही चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड की हैं जो ज़रूरी थी आपके लिए। इसी तरीके से इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से क्लासेस हम लाते रहेंगे। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो आपकी तैयारी का इतना भरकम है वो उसको मैं थोड़ा कम करूँ। तो इस क्लास को हम यही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।